चंद्रगुप्त मौर्य और गरीबों के मसीहा महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित इस नववर्ष मिलन समारोह में मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे सभी युवा साथियों, आप सभी को मेरी राम राम और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो आपको सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज मुझे बहुत से लोगों का आभार व्यक्त करना है। उसकी पहली कड़ी में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मेरी कोर टीम का। मेरी एक ऐसी कोर टीम जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में खुद बीएल बन करके काम किया और जितनी मेहनत मैं कर सकता था उससे दोगुनी मेहनत मेरी टीम के लोगों ने की। तो मैं अपनी पूरी कोर टीम को आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है इसको मैं पूरे जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं का, अपने चाहने वालों का, आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मेरे अंदर रहते हुए भी मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अंदर हूं। क्योंकि यहां बाहर सर्व समाज के जो मेरे युवा साथी थे, मेरे बुजुर्ग थे, उन सभी ने अपना बेटा समझ करके कभी किसी भी समाज ने यह नहीं सोचा कि ये कुशवाहा समाज का लड़का है। हर व्यक्ति ने, हर समाज ने यह महसूस किया, चाहे वो जाटव समाज हो तो उसने अपना बच्चा समझा, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो तो अपना बच्चा समझा, चाहे वो त्यागी समाज हो उन्होंने अपना बच्चा समझा, चाहे वो लोधा समाज हो उन्होंने अपना बच्चा समझा। किसी भी समाज के व्यक्ति ने मुझे कभी पराया नहीं होने दिया। और इसी का नतीजा है कि लगातार 4 बार से आपने अपने बेटे की इज्जत बचाए रखी है। तो मैं सभी समाजों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा पूरे वक्त में साथ दिया है उसके लिए कोट कोट नमन। उसके बाद में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी कुशवाहा समाज का। ऐसी कुशवाहा समाज का जिन्होंने बीएल कुशवाहा को पहले एकजुट होकर के अपने समाज का नेता बनाया और सर्वसम्मति से नेता बनाया, एकजुट होकर के नेता बनाया और अपने वचन को पूरी तरीके से निभाया। क्या वचन निभाया? आप सभी को पता है कि जब मैं राजनीति में आया था तो मैं स्वयं अपनी इच्छा से राजनीति में नहीं आया था। मुझे राजनीति में लाने के लिए मेरी समाज के बुजुर्ग जो आज यहां भी बैठे हुए हैं, इस मंच पर भी मौजूद हैं और सामने भी बैठे हुए हैं, सब लोगों ने आकर के मुझे कहा था कि भाई तेरे जैसे व्यक्ति की राजनीति में जरूरत है, समाज को जरूरत है, आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि भाई मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूं और मैं इसी में खुश हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है राजनीति में आने की। तो मेरे समाज के बुजुर्गों ने आंखों में आंसू भर के ये कहा था कि बेटा आप कुछ भी कमा लो या कितना ही बड़े आदमी हो जाओ, अगर आप हमारे काम नहीं आ रहे तो हमारे लिए किस काम के हो। तो मैंने उनकी उन बातों का ध्यान रखते हुए एक बात बोली थी कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता है और मैं अगर इतना जरूरी महसूस होता हूं समाज के लिए तो मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? मैंने ये निवेदन किया था कि जैसे हर परिवार के अंदर एक मुखिया होता है, किसी भी परिवार में जैसे एक मुखिया होता है तभी परिवार तरक्की करता है, ऐसे ही अगर आपको अपनी समाज की तरक्की करनी है, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में, तो आप लोगों को अपना एक मुखिया चुनना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कहता कि आप बीएल कुशवाहा को चुनो, मैं ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके किसी नेता को चुन लो। मैंने ये कहा था कि आप आज की परिस्थिति में सोच समझ करके अच्छे तरीके से देखो कि आपका ऐसा कौन सा नेता है जो हर परिस्थिति से मजबूत हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से, चाहे वो मसल्स पावर में, चाहे वो अन्य समाजों में पकड़ रखते हुए, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फलाना व्यक्ति हमारे लिए हर तरीके से जीत के दरवाजे खोल सकता है तो आप उसको चुन लीजिए। तो मैंने उनको कहा था कि हमारे पूरे 4 विधानसभाओं में, धौलपुर जिले की 4 विधानसभाओं में कुशवाहा समाज के 300 गांव हैं जहां प्योरली कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं। तो मैंने अपने बुजुर्गों से कहा था कि केवल आपके कहने से मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, हम सभी 300 गांव में चलेंगे, उनके सामने ये बात रखेंगे और एक दिन उन 300 गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पर और उन 300 गांव के मुखियाओं से ये पूछेंगे और जो लोग नेता बनना चाहते हैं उनको स्टेज पर बिठाकर जनता जनार्दन से ये पूछेंगे बहुमत के साथ में कि भाई आप किसको नेता बनाना चाहते हैं। अगर मुखिया सभी मिलकर के हरिओम का नाम ले देते हैं तो सब लोग हरिओम के साथ हो जाएंगे। अगर सभी लोग मिलकर के बीकम जी का नाम ले देते हैं, बीकम जी के साथ हो जाएंगे। सब लोग मिलकर के राम प्रकाश जी का नाम ले देते हैं, राम प्रकाश जी के साथ हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह थी कि अगर एक बार किसी को नेता चुन लिया सोच समझ करके और उसके बावजूद भी अगर कोई कोटी और महलों का गुलाम नहीं मानता है कि नहीं मुझे भी चुनाव लड़ना है, तो तय यह हुआ था कि फिर उसको समझाने का काम समाज खुद करेगी। तो यही किया हमारी समाज ने। आज मैं 10 साल के अंदर रहा, उसके बावजूद भी समाज ने अपना वचन निभाया जो समाज ने मिलकर के मुझे वचन दिया था जब मुझे नेता चुना गया था। समाज ने मुझे बोला था कि आपका हम साथ नहीं छोड़ेंगे, समाज ने मुझे यह बोला था कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी वचन के सहारे मुझे 10 साल में जब भी तकलीफ होती थी, जब भी परेशानी होती थी जेल के अंदर, तो मैं अपने आप को इस बात का याद करता था, अपने समाज की इस बात को कि बेटा तू अंदर है तो क्या हुआ, तेरा झंडा तो बुलंद है, तो मेरी ताकत दोगुनी हो जाती थी। दूसरे दिन मैं 5 मिनट और एक्सरसाइज बढ़ा देता था, मैं 5 मिनट पसीना और ज्यादा बहाता था कि नहीं, जब समाज ने हिम्मत नहीं तोड़ी है तो बीएल कुशवाहा हिम्मत कैसे टूट सकता है। तो मैंने भी अपनी हिम्मत को बनाए रखा और इसी तरीके से बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ते 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 हम उसे बुरे वक्त को भी पास कर गए। तो मैं इस ऐसी समाज का ऋणी हूं। मैं अपने पूरे जीवन में आपके लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, कुछ मेरे विरोधी कहते हैं, कुछ मेरे विरोधी कहते हैं कि बीएल कुशवाहा तो थोड़ा जातिवाद करता है। यार भाई, इसमें जातिवाद वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बीएल कुशवाहा का उदय तो कुशवाहा समाज ने ही किया है, तो उसमें जातिवाद क्या है। जिसकी वजह से मेरा वजूद है, अगर मैं उस जाति का नाम ना लूं, उसके एहसान को ना मानूं, तो फिर इस बात का क्या अर्थ निकलता है। तो दुनिया कोई कुछ भी कहे, बीएल कुशवाहा का वजूद कुशवाहा समाज से है, कुशवाहा समाज से था और कुशवाहा समाज से रहेगा। उसके साथ साथ कुशवाहा समाज ने जो योगदान दिया है वो मेरी सभी समाजें जानती हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि बीएल कुशवाहा केवल कुशवाहा समाज के लिए है। बीएल कुशवाहा कुशवाहा समाज के विकास के लिए तो आया ही है, लेकिन बीएल कुशवाहा का मकसद केवल कुशवाहा समाज की तरक्की नहीं, सर्व समाज, सभी पिछड़े गरीब लोगों की तरक्की के लिए है। और मैं आज आपको वचन देता हूं, जिस मकसद के लिए मैं राजनीति में आया था, मैं कभी भी दाल रोटी के इंतजाम के लिए ना पहले राजनीति में आया था
ना आज ऐसी राजनीति करता हूं और ना कभी जीवन में करूंगा। मेरा मकसद पहले दिन से केवल गरीबों के उद्धार के लिए था और यही मेरा मकसद आखिरी सांस तक रहेगा। उसके लिए मैंने इन 10 सालों में केवल जेल नहीं काटी है, इन 10 सालों में मैंने बहुत बड़ा चिंतन किया है। कम से कम 1000 किताबों का निचोड़ निकाला है और उस निचोड़ को अच्छे तरीके से समझने के बाद में अपने सब भाइयों के लिए, धौलपुर जिले के लिए, सभी समाजों के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला है कि जिससे हम सभी के घरों में खुशहाली ला सकते हैं। जिसके लिए आपने एक गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को यहाँ का राजा बना दिया, इसकी मुझे पूरा तरीके से एहसास है इस बात का। और इस बात को कंप्लीट करने के लिए जो आपकी उम्मीदें हैं उसको पूरा करने के लिए मैं आज आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक आभार और बचता है और वो आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं अपनी धर्म पत्नी का, एक ऐसी पत्नी का जिन्होंने ऐसे बुरे वक्त में, जहां पर पूरी ताकतें, बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ पड़ी हुई हैं, ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने न केवल साथ दिया, दिन रात मेहनत करके मेरी टीम के साथ में लगे रहे, उनको जो कहा, जैसे कहा वो करते रहे। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति को तो संभाला ही, उन्होंने मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी पाला और ऐसे पाला पूरे सर्वगुण संपन्नता की तरह, पूरे उनको काबिल बनाया, उनको क्या सही है क्या गलत है इसका पाठ पढ़ाते हुए पाला, उनको बिगड़ने नहीं दिया। तो मैं अपनी धर्मपत्नी का भी आभार व्यक्त करता हूं आप सभी लोगों के सहयोग से कि उन्होंने, मैंने जो इज्जत उनके हाथों में थमाई थी उस इज्जत को बचाए रखा। इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं बात करता हूं मेरे मकसद के बारे में, जिसके लिए मैं राजनीति में आया था। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि यहां पर पोटी और महलों की जो व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। यहां आम आदमी को आदमी से आदमी नहीं कहा जाता है। अगर उनके पिताजी की उम्र का भी मेरा अगर कोई बुजुर्ग उनके घर पर जाता है तो उनको नीचे बैठने की पोजीशन मिलती थी और पानी पिलाना तो बहुत दूर की बात है, तमीज से बात भी नहीं की जाती थी। ये सभी समाजों के साथ होता था, केवल कुशवाहा समाज के साथ नहीं, सभी समाजों के साथ में। तो मैं आपके उस दर्द के लिए राजनीति में आया हूं, उस विकास के लिए राजनीति में आया था कि धौलपुर की धरती पर रोजगार के साधन जितने होने चाहिए थे वो कभी हुए नहीं। कभी शुरुआत हुई भी तो उनको बंद करा दिया, लेकिन कभी उनको बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे, वो भली बात ही जानते थे कि इन गरीब लोगों को अगर सक्षम बना दिया, इनको रोजगार से लगा दिया तो ये हमारे सिर पर बैठ जाएंगे, हमसे बात करना सीख जाएंगे, हमारे बगल में कुर्सी डाल के बात करना सीख जाएंगे। इसलिए उन्होंने कभी यहां पर रोजगार नहीं दिया। और मेरा मकसद पहले ही दिन से राजनीति में आने से पहले मैंने यहां पर एक फैक्ट्री डाल दी थी, उसी का नतीजा है। मेरी इन कोटी महलों से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, केवल एक ही दुश्मनी है कि उनको ये एहसास हो गया था कि ये लड़का रुकने वाला नहीं है। जब ये राजनीति में आने से पहले लोगों को रोजगार दे सकता है तो अगर इसके पास राजनीति की ताकत आ गई तो पता नहीं कितना रोजगार देगा। इसलिए इन्होंने मुझे अपने रास्ते से उठाया और कोशिश करते रहे कि अंदर ही पड़ा रहे, बाहर नहीं आए। लेकिन मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों की दुआएं आपके बेटे को बाहर लेकर के आ ही गई। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैंने, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसको तो मैं अपने कई जन्मों तक आपके लिए काम करता हूं तो भी नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी अपने पूरे जीवन में यह प्रयास करूंगा कि आपके घर में खुशी कैसे आए। तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी है जो मैंने एनालिसिस किया है, मैंने विचार विमर्श किया है। मेरे हिसाब से आप लोगों के परिवार में खुशहाली लाने के लिए
तीन चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहली है शिक्षा, दूसरी है व्यापार और तीसरी है एकता। तो पहले मैं बात करूंगा शिक्षा के बारे में। हम सभी समाजों में आज लगभग सभी समाजों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले आज से 20 साल पहले स्थिति थी वो पिछले 10 साल में नहीं थी, और जो 10 साल में थी वो आज नहीं है, और आने वाले 10 साल में और स्थिति अच्छी होगी। लेकिन मेरा ये कहना है आप लोगों से कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो एक गरीब को राजा बना सकता है, एक बुरी से बुरी स्थिति के व्यक्ति को राजा बना सकता है। उदाहरण आप लोगों के सामने है कि कोई बच्चा जब हमारा IAS IPS बन जाता है तो आप सोचो कैसे कोठी और महल वाले लाइन में खड़े होकर के इंतजार करते हैं 2-2 घंटे 4-4 घंटे। ये किस चीज की ताकत है? ये शिक्षा की ताकत है। इसलिए आप लोगों को इसको इस ताकत को समझना पड़ेगा। हम सभी यहाँ पर, हमारा जिला पूरा पिछड़े जिलों में ही आता है। हमारा जिला जिसमें सभी समाज रहते हैं, कुछ 5-10% लोगों को निकाल दिया जाए तो हम 90% लोग पिछड़े हुए हैं। और वो इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग शिक्षा में पीछे हैं। तो हमें अपने बच्चों के लिए ये वचन लेना पड़ेगा कि हर हालत में हमें अपने परिवारों के बच्चों को, अपने समाजों के बच्चों को पूरे तरीके से शिक्षित करना है। शिक्षित करने से मतलब कम से कम उसको कॉलेज भेजना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे बच्चा 8वीं 10वीं में पहुंचता है, 11वीं में पहुंचता है, तो सगाई वाले पीछे लगना स्टार्ट कर देते हैं और उसका जल्दी से जल्दी ब्याह कर देते हैं। अब आप सोचिए, जब 10वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चे की तुम शादी कर दोगे तो क्या ही विकास करेगा, फिर क्या पढ़ाई करेगा। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वास्तव में अगर आप अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उनको मदद कीजिए और उसकी शादी जल्दी ना कीजिए, उसकी पूरी पढ़ाई होने दीजिए। और जिस क्षेत्र में आपका बच्चा काबिलियत रखता हो, आप जबरदस्ती ना कीजिए उसके साथ में कि वो खेलने में तो खेलता तो फुटबॉल है और आप उसको बोल रहे हो कि नहीं तुम तो जाकर के और IPS बन जाओ, तो नहीं, वो IPS नहीं बनेगा। उसका जिस क्षेत्र में मन लगता हो, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो, आप उसको उसी क्षेत्र में बढ़ने दीजिए, तभी वो तरक्की कर पाएगा। तो पहला जो हथियार है वो शिक्षा का हथियार है। इसको हमें हर तरीके से अपने पास लेना होगा। जिस दिन आपने इस हथियार की धार को पहचान लिया तो आप समझ लेना कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो है व्यापार। ये 4 शब्द मेरे दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो धरती पर आपको इस कलयुग में सबसे ज्यादा इज्जत दिलाने वाले हैं। क्योंकि जिसके पास पैसा है आज सम्मान का हकदार वही है। ये आपने देखा होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी ये कहेंगे कि नहीं, ये मेरा खास रिश्तेदार नहीं है भाई, ये तो मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसलिए जीवन में अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आप ये वचन लीजिए। मैंने जो मुहिम छेड़ी है कि मैं अपने सभी चाहने वालों के घर में एक एक बच्चे को बिजनेसमैन बनाऊंगा, एक एक बच्चे को, कम से कम एक बच्चे को व्यापार हमें सिखाना है और उसको आगे बढ़ाना है। जो बच्चा, जिस बच्चे को व्यापार करने में तकलीफ आती है, जिस बच्चे को व्यापार करने में कोई तकलीफ आती है, उसके लिए रास्ते हम बनाएंगे। मैं एक ऐसे संगठन का गठन करने वाला हूं जो अलग अलग क्षेत्र में पहले से ही व्यापार करते हैं। क्योंकि सलाह हमेशा उससे लेनी चाहिए, सलाह हमेशा उससे लेनी चाहिए जो उस क्षेत्र का समझदार हो, जो उस विषय के बारे में जानता हो। किसी ने अगर कभी
हवाई जहाज नहीं चलाया हो, किसी ने अगर कभी हवाई जहाज नहीं चलाया हो और उससे बोलो कि आप हमें हवाई जहाज चलाना सिखा दो, तो वो नहीं सिखा पाएगा। इसी के लिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं जल्दी ही एक ऐसी संगठन का गठन करूंगा कि जिसमें हर क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे जो हमारे युवाओं को सही दिशा निर्देश दे पाएंगे, जिसमें मैं स्वयं भी रहूंगा कि हमारे युवाओं को ये पता नहीं होता कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं और व्यापार का मतलब क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। हमारे कुछ बच्चे व्यापार शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उनको इतनी समझ नहीं होती कि इसको बड़ा कैसे किया जाए। तो वो सारे रास्ते वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस को, आपका मान लो बिजनेस है जो केवल धौलपुर में फैला हुआ है, आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे कि धौलपुर से आप पूरे राजस्थान में कैसे फैला सकते हैं, पूरे राजस्थान के बाद में पूरे इंडिया में कैसे फैला सकते हैं, इंडिया में फैलाने के बाद में विदेशों में कैसे फैला सकते हैं। उसका एक तरीका होता है। वो सारे तरीके मैं अपने उन युवा भाइयों के लिए बांटने के लिए तैयार हूं। इसलिए आज मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि व्यापार एक ऐसी चीज है, आप स्वयं देखो, आप अपने बड़े शहर में देखते हैं कि जो लोग व्यापार करते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। आपने देखा है ना, हमारे अग्रवाल भाइयों को देखा है कि नहीं देखा है। एक परचूने की दुकान खोलते हैं, एक परचूने की दुकान खोलते हैं, अगली साल दूसरी दुकान खुल जाती है, अगली साल 2 मंजिला मकान बन जाता है, अगली साल एक नया प्लॉट ले लेते हैं, अगली साल एक नई फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं। कैसे? व्यापार से। इसलिए आप लोगों को व्यापार की ताकत को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने व्यापार की ताकत को समझ लिया, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आज की डेट में धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो उस स्वर्ग का आनंद इस धरती के व्यापारी ले रहे हैं। तो उस आनंद को आप क्यों नहीं ले सकते? क्या हम लोगों में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, बस मजबूती से ठान करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। हर इंसान के लिए ऊपर वाले ने दिमाग दिया हुआ है, बस हम अपने दिमाग को जगा नहीं पाते हैं। जिन लोगों ने अपने दिमाग को जगा लिया है वो लोग आज आगे बढ़ गए हैं और बड़े बड़े व्यापारी बन गए हैं और आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। इसलिए हमें भले ही धीरे से स्टार्ट करो। और एक बात का ध्यान रखना, हमारे युवा क्या गलती करते हैं कि कैसे भी करके दिमाग लगा के व्यापार शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन कमाते 50,000 हैं और खर्चे का इंतजाम 1 लाख का कर लेते हैं। तो ऐसे व्यापार का कोई फायदा नहीं है, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें जितनी कमाई हो उसका 20% ही खर्च करने की हिम्मत करनी है, बाकी 80% तो आपके खजाने में जमा होना चाहिए। असली व्यापारी उसे कहते हैं कि एक दिन आपके पास खजाना इतना हो जाए कि आपके लिए पैसा काम करे, आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। असली व्यापार